अब हम लोग बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और तैयारी करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर पूछती है। एक है लेंस मेकर्स फार्मूला या फिर रेफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। अगर हम लोग रेफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस को पहले डिराइव कर लेते हैं तो लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको डिराइव कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस का एक पोर्शन ड्रॉ किए और इसी स्फेरिकल सरफेस से एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखें जिसका डिस्टेंस हम लोग u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। u यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। ये रे इंसिडेंट किए और ये इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्रैक्ट करके वापस चला गया। इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट जो है स्फेरिकल सरफेस का एक मिडिल पॉइंट है जिसको पोल कहते हैं। इस पॉइंट को हम ऐसा यहाँ पर पोल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो दूरी होगा उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जिस पॉइंट पर इमेज फॉर्म कर उस पॉइंट का नाम है आई और इमेज का डिस्टेंस हो गया v। अब हम लोग इसको डिराइव करने से पहले साइन कन्वेंशन तो हम लोग पढ़े ही हैं, यहाँ पर साइन कन्वेंशन का भी यूज करेंगे। तो हम लोग पहला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल NOM। ऐसे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से सारा डिस्टेंस जो है वो मिरर के पोल से मेजर होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर अगर इस पॉइंट पर आ रहा है तो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं NMO, ये पहला ट्रायंगल। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ऐसा मान के चलते ये ड्रॉ नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए। ट्रायंगल NOM में अगर हम यहाँ पर एंगल बनाए हैं अल्फा, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग tan अल्फा का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया NM और बेस हो गया O से M तक। ठीक इसी तरह से आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं NMC ट्रायंगल में, तो यहाँ पर का जो एंगल है ये बीटा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर NM और बेस MC। ठीक इसी तरह से हम लोग ट्रायंगल NMI को कंसीडर करते हैं, जहां पर कि एंगल बन रहा है गामा। तो tan गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर NM और बेस हो जाएगा M से I तक। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, इस ट्रायंगल से बाहर एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ हो रहा है I। तो हम लोग क्लास 9th में ये प्रॉपर्टी पढ़े कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, मान लेते इस ट्रायंगल में XY इंटीरियर हो गया और Z एक्सटीरियर हो गया, तो ये Z जो होगा वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक इसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि I जो है एक्सटीरियर एंगल है और वो अल्फा और बीटा के सम की इक्विवेलेंट है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से यहाँ पर बीटा एक्सटीरियर एंगल है, इसका अपोजिट साइड हो गया ये, और इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम R प्लस गामा, जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए कि बीटा जो है वो R प्लस गामा के बराबर है। हम यहाँ से R का वैल्यू निकाले तो R का वैल्यू हो गया बीटा माइनस गामा, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग निकाले थे tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। ये tan अल्फा नियरली अल्फा के बराबर है, tan बीटा बीटा के बराबर है और tan गामा गामा के बराबर है। तो ये जो tan अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले थे उसको यहाँ पुट किए, tan बीटा का वैल्यू पुट किए, tan गामा का वैल्यू पुट कर दिए। अब हम देखेंगे O से M का जो डिस्टेंस है वो है U। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, और जबकि इमेज स्फेरिकल सरफेस के अंदर बन रहा है
तो स्फेरिकल सरफेस के जब अंदर बन रहा है तो v का वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर है तो हम पॉजिटिव रखें। तो u का वैल्यू नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, v का भी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। अब हम इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। अल्फा बीटा का वैल्यूज तो हम निकाल चुके हैं। पुट करने के बाद i का वैल्यू हमारा दिख रहा है nm बाई माइनस यू nm बाई r, और r का वैल्यू दिख रहा है nm बाई कैपिटल R माइनस nm बाई v। स्नेल्स लॉ से हम लोग ये जानते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो μ1 साइन आई के साथ मल्टीप्लाई होगी और μ2 साइन आर के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद ये आई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, आर का भी वैल्यू निकाल चुके थे, तो साइन आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर के बराबर हो जाएगा। आई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए और आर का वैल्यू भी पुट कर दिए। ये μ1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्फेरिकल सरफेस के बाहर, और μ2 जो है वो स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये nm दोनों के पास है, यहाँ पर भी nm है, हम nm को कॉमन किए तो बचा 1 बाई माइनस यू प्लस 1 बाई आर। यहाँ से भी nm कॉमन किए तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई भी, दोनों इक्वल टू के तरफ ये हम लोग nm को कॉमन किए हैं तो ये nm यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल होने के बाद ये μ1 को अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई आर इक्वल टू μ2 बाई आर माइनस μ2 बाई v। यहाँ तक पहले सबको उतार लो, फिर इसका आगे का डेराइव करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कोफिशिएंट्स को सारे को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा टर्म जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं और v वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये इधर माइनस में है, ये इक्वल टू के अगर इधर आ जाएगा तो ये टर्म हमारा प्लस में हो जाएगा। माइनस में था, इक्वल टू के इधर आया तो प्लस में हो गया। इधर हमारा जो था वो एज इट इज रहने देते हैं। इक्वल टू के इधर बचा हुआ था μ2 बाई आर, ये प्लस वाला इक्वल टू के उधर चला गया तो माइनस μ1 बाई आर। ये दोनों के डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो आर रहने देते हैं। μ2 माइनस μ1, ये हमारा टर्म आया μ2 बाई v माइनस μ1 बाई v। ये हमारा रिजल्ट एक्सप्रेशन है जो हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के लिए करते हैं। तो एग्जाम में हम लोग को यहाँ तक डिराइव करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।